हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज ये अपना मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो भी लोग लेक्चर 2 देख रहे होंगे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा, क्योंकि आप लेक्चर 1 नहीं देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत आज होगी। ठीक है, तो अगर लेक्चर 1 आप अच्छे से समझ चुके हैं तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आज नहीं होगी। आज बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे पढ़ने में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा देर के लिए आपको क्विक रिकैप दे दिया जाए कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बात किया था, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए और आपसे बात करते हैं कि हमने क्या क्या बातें किया था। जरा यहाँ देखिए, हमारी बातें आपसे हो गई थी कि मैट्रिक्स को जो है ना, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये तो आपको बता दिया था हमने। कैपिटल लेटर बोलने का मतलब जब भी आपको मैट्रिक्स लिखना पड़े तो आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, इससे दिखाते हैं उसको। दूसरी बात है, मैट्रिक्स का एलिमेंट जो होता है ना उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे आप मैट्रिक्स ए लिखना चाहते हैं तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल A1 A11 फिर लिखेंगे A12 फिर A13, ऐसे हम लोग उसके एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, यह हमारी बातें हुई थी। आपसे हमने बोला था कि अगर इस वाले मैट्रिक्स को क्या है ना कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखिए A11 A12 A13, ठीक है, और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। ये अपना मैट्रिक्स ए मान लीजिए। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिएगा इसमें हमने बोला था ये पहला जो होता है ना, फर्स्ट वो किसको डिनोट करता है, रो को बताता है, और सेकंड किसको बताता है, कॉलम को बताता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर रो नहीं समझ पा रहे कि रो क्या होता है। ये जो बॉक्स सब बना रहे हैं, ये पूरा ये लाइन जो हम खींचेंगे इसमें, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट रो, R1 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। इसी तरीके से यहाँ जो बॉक्स बनाएंगे ये, और ये जो ये सब एलिमेंट्स है ना, ये किस में है, सेकंड रो R2 में है। ये सब जो एलिमेंट है वो किस में है, R3 में है। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया, और ये पहला रो का एलिमेंट हो गया R1 हो गया, ये हो गया R2, ये हो गया अपना R3। यहाँ से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं C1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3। ठीक है, इतना बातें आपको समझ आ रही। इसको हम लोग C3 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये आपको समझ में। अब यहाँ देखिए, इसी में मैं कुछ और बातें आपसे कर लेता हूँ कि देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि A इक्वल टू जो लिखते हैं AIJ M×N लिखते हैं। ठीक है, M×N ये क्या बताता है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। M क्या होता है, ये नंबर ऑफ रो होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। M क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, इस मैट्रिक्स के मैं ऑर्डर की बात करूँ तो देखिए, जितना रो और जितना कॉलम होगा वही उसका ऑर्डर बनता है। देखिए, पहला रो, दूसरा रो, और ये वाला अपना हुआ तीसरा रो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3×3 का। कितना का ऑर्डर हो गया इसका, 3×3 का ऑर्डर हो गया। अब जरा बात समझिएगा, देखिए AIJ जो होता है ना, इस ये I को डिनोट करता है, ये J को डिनोट करता है। तो देखिए I और J यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है। I और J दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए I का वैल्यू क्या है और J का वैल्यू क्या है। I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, I का वैल्यू छोटा है J से। इसमें कौन बड़ा है, J बड़ा है, क्योंकि सेकेंड वाला बड़ा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, I छोटा है, J बड़ा है। तो हम जब भी आपको बात करें, जैसे हम आपसे बात करेंगे थोड़ा देर में कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोलेंगे कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे। तो जब लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स होगा तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, जब अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स होगा तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। ठीक है, तो वहाँ पर मैं बात करूँगा कि वो वाला एलिमेंट्स 0 होगा जहाँ I ग्रेटर होना चाहिए।
या आई लेस देन होना चाहिए जे से, ठीक है। तो वो सब बातें आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मैं आपसे बोलूँ कि आपको वो बताना है, वो एलिमेंट्स बताना है व्हेन फाइंड एलिमेंट्स वेयर आई ग्रेटर देन, या ऐसे मान लीजिए आई का वैल्यू लेस देन जे है, ठीक है। मतलब हमको वो एलिमेंट्स बताना है जहाँ पे आई का वैल्यू लेस देन होना चाहिए जे से, मतलब जे बड़ा होना चाहिए आई छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए ना कौन सा एलिमेंट है जहाँ पे जे बड़ा होगा आई छोटा होगा, मतलब पहला वाला छोटा होगा दूसरा वाला बड़ा होगा। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A12 है, जिसमें आई छोटा है जे बड़ा है। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि और बताइए और क्या है, तो सर बोलिएगा आपकी सर A13 है, A13 है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए ना सर आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसको बोलते हैं A13। और क्या है कोई, तो हाँ सर और है, यहाँ पे देखिए A23 है। क्यों? क्योंकि देखिए ना इसमें आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 3 है, तो आई छोटा है जे बड़ा है, तो वैसे एलिमेंट्स निकाल दिए। मैं आपसे दूसरा बोलूँगा कि अब वो वाला एलिमेंट्स बताइए, फाइंड एलिमेंट्स वेयर आई ग्रेटर देन जे। अब मैं आपसे पूछूंगा वो वाला एलिमेंट्स बताइए जहाँ पे आई का वैल्यू जे से बड़ा होना चाहिए, तो आप बताइए सर कौन सा है। तो सर देखिए ना यहाँ पे देखिए सर आई का वैल्यू जे से बड़ा है, आई कितना है 2 है, जे कितना है 1 है, तो ये A21 होगा। सर और कौन सा है, और सर A31 है, A31 है, फिर A32 है। ये सब में क्या है आई बड़ा है और जे छोटा है। अब मैं आपसे वो पूछूंगा जहाँ पे आई और जे बराबर है अब देखिए अब वो वाला एलिमेंट्स बताइए जहाँ पे आई और जे क्या है बराबर है। तो सर वो तो यही सब है, A11 है, फिर A22 है, फिर A33 है। यहाँ पे देखिए सर ये वाला A11 यहाँ पे आई और जे दोनों बराबर है, यहाँ पे भी आई और जे दोनों बराबर है, यहाँ पे भी आई और जे दोनों बराबर है, ठीक है। तो वो सब एलिमेंट्स जान गए हम लोग। तो ये मैं इसलिए समझा पा रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा कि आई का वैल्यू जे से छोटा है तो आपको समझ में आना चाहिए किस एलिमेंट्स की बात करो, यहाँ पे इसका इसका इसका, क्योंकि इस सब में जे क्या है बड़ा है, आई छोटा है। जब मैं बोलूँगा कि आई बड़ा है और जे छोटा है, मतलब पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला छोटा है, इसका मतलब इसका बात करो ये क्योंकि ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपको लगता है जो चीज़ें वो सब आप लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा रहे थे, उस पर हम बात करते हैं। जस्ट ये थोड़ा सा बातें था जो आप याद रखिएगा, इसका हम अभी यूज करेंगे जस्ट। अच्छा, हमारी जो बातें आपसे हो गई थी, तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, सॉरी एक सेकेंड ये थोड़ा सा वायर को ठीक कर दें। चलिए अब मेरे ख्याल से ठीक है। ओके चलिए ठीक है, रहने दीजिए। देखिए हमारी बातें आपसे हो रही थी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पहला टाइप कर लिया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कर लिया था, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था वो ज़रा याद करवा देता हूँ कि कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। जब भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को। जब भी आपको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर दिखे तो आप चुपचाप कह दीजिएगा कि भाई साहब तो मैट्रिक्स जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बातें आपको समझ आ रही, बढ़िया। उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए, अब सर स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मतलब सर m और n बराबर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना उसमें क्या है ना कि m और n, m इक्वल टू n होना चाहिए, ये याद रखना है। m किसको बताता है, रो को बताता है, n किसको बताता है, कॉलम को बताता है। तो हमेशा रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे। आइए अब तीसरा टाइप की बात करते हैं
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये कुछ स्टार्टिंग में कुछ टाइप है जो थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि टाइप से अगर आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ नहीं सकते अगर टाइप अच्छे से आप नहीं जानिएगा तो। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं कि देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, ए मैट्रिक्स in which number of row, अच्छा number of column is more than the number of row. A matrix in which number of column is more than the number of row is called हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। सर अब बताता हूँ, अभी जस्ट बताता हूँ आपको क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ समझा दूंगा, ये तो हमारी गारंटी है। बाकी बस आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखना है वीडियो का, ठीक है, और कॉपी पेन साथ में लेके देखना है। ऐसा नहीं है कि बस मूवी की तरह आप देख रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कहते हैं कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम। अब कॉलम के बाद तो आप समझते ही हैं कि मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ रो से। मतलब सर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम जो होगा ना वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ रो से, तो क्या हम उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल बोलेंगे। जैसे सर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम मान लीजिए 3 है और नंबर ऑफ रो 2 है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो बेशक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जस्ट यहाँ देखिए। अच्छा पहले देखिए, अगर ये बोल रहा हूँ कि ए इक्वल टू ए आई जे, अगर m क्रॉस n है, तब फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए क्या कंडीशन आपको याद रखना है, फॉर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसके लिए आपको कंडीशन क्या रखना है, फॉर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको ये याद रखना कि m का वैल्यू है ना, रो छोटा होना चाहिए कॉलम से, तो m लेस देन n होना चाहिए, m लेस देन n होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देते हैं आपको और अच्छा दिखेगा ये। जरा सर यहाँ देखिए सर, ये मैट्रिक्स को मान लेता हूँ 2 4 5 और -3 0 6, या चलिए 5 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए सर, ये बताइए क्या ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है। कैसे सर, कैसे सर? इसमें देखिए ना 2 रो है, 1 2, रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 3, इसमें 2 रो है, इसका ऑर्डर मैं बोलूँ 2 क्रॉस 3 का हो गया। ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3 का। देखिए ना नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ रो जो है ना वो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से, या सीधे बोले कि कॉलम जो है ना बड़ा है नंबर ऑफ रो से, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लीजिए पेज है एक और एग्जांपल। मान लीजिए बी मैट्रिक्स कोई है 5 3 4 6 और -2 0 और 3 9 7 4 8 6, ठीक है, ये हो गया। इसका ऑर्डर की बात करें तो 3 क्रॉस 4 हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए हॉरिजॉन्टल की बात हो गई है, अब आगे बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए अब लिखिए सर वर्टिकल मैट्रिक्स, फोर्थ मैट्रिक्स है वर्टिकल। अच्छा ओ एक चीज़ मैंने शायद मिस कर गया, ठीक है जस्ट बता दूँ, ओके इसके बाद बता देता हूँ। ओके यहाँ देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स in which number of
row is more than number of column is called vertical matrix. A matrix in which number of row is more than the number of column is called vertical matrix. उसको कहते हैं हम लोग vertical matrix. एग्जाम्पल देखिए. अच्छा, एग्जाम्पल से पहले रुक जाइए. जैसे A इक्वल टू मान लीजिए Aij और M क्रॉस N है, ठीक है. तो फॉर वर्टिकल के लिए आपको कंडीशन याद रखना है. फॉर वर्टिकल मैट्रिक्स आपको ये याद रखना है. देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं सर नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो होगा ना वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम से. हॉरिजॉन्टल में क्या था? कॉलम ज़्यादा था, रो कम था. यहाँ पे क्या है? रो ज़्यादा होगा, कॉलम कम है. इसका मतलब आपको ये याद रखना है, रो किसको बताता है? एम को. कॉलम किसको बनाता है? एन. कॉलम कौन सा डिनोट करता है? एन. तो इसमें रो बड़ा होना चाहिए तो एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए. नहीं, एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं. बढ़िया, ठीक है. आगे एग्जांपल देखिए. एग्जांपल देता हूँ. 2 5 6 और -1 0 3. ठीक है. ये कौन सा मैट्रिक्स है सर? वर्टिकल मैट्रिक्स. क्यों सर? क्योंकि 3 रो है, 2 कॉलम है. रो ज़्यादा है कॉलम से, तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं. एग्जांपल एक और लिखता हूँ. अच्छा, चलिए एक बी मैट्रिक्स बना देता हूँ. 5 -3 2 2 6 और ये 7 0 -3 और 2. ठीक है. उसके बाद लिखते हैं 8 6 और ये 5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए. तो ये क्या हो गया? 4 क्रॉस 3 का हो गया. इसमें रो कितना है? 4 है. कॉलम कितना है? 3 है. तो ये भी क्या हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया. ठीक है. तो अब इसको लिख दीजिए, इसके आगे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे को कुछ बातें करना छूट गया था, उसको मैं बात करता हूँ. ठीक है. इसको आप लिख दीजिए. ओके, चलिए. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग थोड़ा सा बातें करना था प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में, जो कि मैंने बातें करना भूल गया, तो मैं अभी जस्ट कर देता हूँ. देखिए, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ बोला था तो वहाँ पे आप तो जगह होगा नहीं आपके पास, तो आप कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिख दीजिएगा. उससे क्या मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ है. होता दरअसल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मेरे को बोलना चाहिए था, याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया. कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती है कभी कभी. देखिए यहाँ अब स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने तो आपको बता ही दिया था कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए. देखिए, तो एक मैट्रिक्स A11 A12 A13 मान लेते हैं. A21 22 A23 A31 A32 A33. तो ये मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3 का हो गया. अब इसमें ही कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे. यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो हमने बनाया है ये डायगोनल है. ये क्या बोलते हैं? इसको डायगोनल बोलते हैं. डायगोनल, ठीक है. इसको ऐसे, हाँ, इसके एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. जैसे मैं आपसे ये बोलूँगा कि डायगोनल एलिमेंट्स बताओ, एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे सर? A11 हो गया, A12 हो, सॉरी A22 हो गया, A233 हो गया. ये सभी क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डायगोनल है. एक और डायगोनल ऐसे भी बनता. ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस बताने के लिए नामकरण इसका और किया गया कि सर ये डायगोनल बोल के ना इसको ये भी नाम दिया गया कि सर इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल. क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल. अच्छा, एक और इसका नाम दिया गया कि सर प्रिंसिपल तो बोलते ही हैं, एक और नाम बोलते हैं. क्या?
लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल। अच्छा ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी ना तो हम लोग ये याद रखते हैं कि आई और जे बराबर होना चाहिए, कि जब भी आई और जे बराबर होगा तब हम लोग बोलते हैं वो कैसा होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब एक और यहाँ देखिए, अगर ये जो दूसरा वाला है इसका दरअसल इंपॉर्टेंस नहीं है, इस पर हम लोग बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग बात भी नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या बोला गया। इसको बोला गया सेकेंडरी डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है हमारा मतलब सिर्फ इससे रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे आगे जो हम लोग मैट्रिक्स करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल से ही स्केलर मैट्रिक्स बनता है, फिर यूनिट मैट्रिक्स बनता है, तो ये सब पे बातें करेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायगोनल किसको बोलते हैं, और डायगोनल का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग डायगोनल। ठीक है, क्या जब भी आपको प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वाले डायगोनल की बात करें। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की बात है ना कि ये दरअसल स्क्वायर मैट्रिक्स में किया जाता है। ठीक है, ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूँ तो किसी भी मैट्रिक्स में होता है, लेकिन पता ना कई लोग बोल देते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करते हैं। हाँ, लेकिन इसका जो ज़्यादा जरूरत पड़ता है, इंपॉर्टेंस है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में है। तो शायद मेरे ख्याल से इसलिए भी बोल देते हैं लोग कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरा यहाँ देखिए, मैं बोलूँ किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल है। जैसे देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स उसको बोलते हैं एलिमेंट्स आई और जे बराबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, यहाँ देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। अब मैं इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूंगा तो क्या आप नहीं बताएंगे डायगोनल एलिमेंट्स? बिल्कुल बताएंगे सर। 4x3 का है डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब हमने बोला कि जहाँ पे आई और जे बराबर होना चाहिए, आई और जे बराबर होना चाहिए। तो सर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा सर? ये वाला आई और जे, क्योंकि 1 1 है नहीं, और ये वाला देखिए 2 2 है, तो A 1 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है A 2 2 भी अपना क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। A 3 3 भी क्या है, अपना डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ, लेकिन ये वाला जो आप इस बार बनाना चाहेंगे, ये वाला, ये जो डायगोनल आप ऐसे बनाएंगे तो ये वाला एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा, ये एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा। आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो A 1 1 A 2 2 A 3 3 यही आएगा। ठीक है, इतना बातें आपको समझ आ रही। ऐसे हम लोग आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर में ये ज़्यादा अच्छा से दिखता है, तो जनरली हम लोग स्क्वायर में ही बात करते हैं। आप बुक भी पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम जगह पे स्क्वायर में ही दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन आप हमारी काम स्क्वायर से ही चल जाता है, तो शायद इसलिए भी लोग बोल देते हैं कि नहीं स्क्वायर में ही डायगोनल पॉसिबल होता है। ठीक है, क्या हमारी बात आप समझ पा रही? क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ही हम बातें करेंगे आपसे। तो ये छोटा सा बातें था जो रह गया था, उसको हमने बोल दिया कि इसको डायगोनल बोलते हैं, या इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। हाँ, इसके एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले डायगोनल को बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए, उसके बाद हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स पे बात हो गया था, तो अब चौथा मेरे ख्याल से फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बारे में देखिए। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए मैट्रिक्स in which only a matrix in which only one row any number of column a matrix in which only one row and any number of
ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा और कॉलम कितना भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या सर कि किसी भी मैट्रिक्स में आपको ध्यान ये रखना है कि रो केवल एक होना चाहिए, एक रो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक रो होगा, हाँ कॉलम कितना भी होगा उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि ए इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस n जो होता है ना, इज ऑलवेज अ रो मैट्रिक्स। हमेशा रो मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ देखिए कि ए इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस m, 1 क्रॉस n बोलने का मतलब हमने रो को बोल दिया कि 1 है, रो कितना है 1 है, और कॉलम n बोल दिया, n किस कोई भी वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी आपको समझ आएगा। जैसे a इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हम 2 बोल दिए, ठीक है, सिंपल 2 बोल दिए, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का हो गया, मतलब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, हाँ। तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लीजिए a इक्वल टू ऐसा हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर की बात करूँ तो 1 क्रॉस 2 का हो गया, मतलब इसमें एक रो है और कॉलम पहला दूसरा, 2 कॉलम है, एक रो है और 2 कॉलम है, ये वाला, ये ऐसे जो जाएगा रो है, ऐसे जो आएगा वो कॉलम है, ठीक है। तो इसमें एक रो है, 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल दो तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 क्रॉस 3 का हो गया, ये रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्या बात है आपको समझ में? आप हमेशा ध्यान रखना है कि रो में 1 होना चाहिए, बाकी कॉलम आपका कितना भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए सर कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है उस पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, a matrix in which only one column and any number of row is called कॉलम मैट्रिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया साहब। देखिए कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए एंड एनी नंबर ऑफ रो। मतलब कॉलम मैट्रिक्स सर, रो मैट्रिक्स में तो आप कह रहे थे कि एक ही रो है, कॉलम मैट्रिक्स में बोल रहे हैं एक ही कॉलम। हाँ यही तो है खासियत इसकी। जब भी रो मैट्रिक्स की बात होगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। कॉलम कितना भी होगा हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कॉलम रहेगा तो भी उसको रो बोलते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि कॉलम एक होना चाहिए, रो कितना भी होगा हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स। अब जरा देखिए इसको हम समझाते हैं। ऊपर से ये वाला हटा देता हूँ, आप लिख लीजिए। जरा यहाँ देखिए, बढ़िया। जैसे ए इक्वल टू ए आई जी हम बोलते हैं, तो इसमें m क्रॉस 1, मतलब देखिए m में हमने m लिखा है, n में हमेशा 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या? कॉलम तो एक होगा, रो से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। इज ऑलवेज इस तरीके का जो मैट्रिक्स बनेगा ना, कॉलम में 1 फिक्स करके जो मैट्रिक्स आप बनाइए वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स, हमेशा क्या होगा? वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। हाँ ये फॉर्म है इसका, ये याद रखना है। अच्छा एग्जाम्पल देखिए सर, जैसे सर ए इक्वल टू मान लीजिए 2 बोलते हैं, ठीक है। तो सर कॉलम एक है, रो भी एक। अच्छा सर देखिए कॉलम तो हमारे को सर, कॉलम से मतलब कॉलम तो एक है,
हाँ, दो से हमको कोई दिक्कत नहीं है, दो कितना भी होगा चलेगा। सर एक दो है तो क्या चलेगा, एक दो है तो सर रो मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, रो मैट्रिक्स बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसको कौन सा मैट्रिक्स, हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ देखिए यहाँ पे जो ए जो है ना, ये जो ए, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, हमारे को कोई दिक्कत, कॉलम मैट्रिक्स। हाँ क्यों सर, रो मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि एक रो है। सर कॉलम मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि एक कॉलम है, एक कॉलम है, एक कॉलम है, इसके वजह से इसको कॉलम मैट्रिक्स बनेंगे, एक रो है इसके वजह से रो मैट्रिक्स। तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइए सर दूसरा एग्जांपल दीजिए, 1 2, इसको बोलते हैं, ओके कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ऐसा लिखते हैं, कॉलम में 1 होना चाहिए, तो 1 2 ऐसा आएगा। तो ये 2 क्रॉस 1 हो गया, मतलब सर कॉलम में 1 देना है हमेशा, कॉलम में हमेशा 1 देना है, और दो कितना भी दे दीजिए इससे फर्क नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। सर क्या हम इसको भी दो मैट्रिक्स बोले, क्या हम इसको भी दो मैट्रिक्स बोले, तो क्या कहना है आपका, आप क्या कहते हैं, क्या मैं दो मैट्रिक्स को बोलूँ या ना बोलूँ, बोलिए आप ही जो सोचिए, तो क्या मैं इसको दो मैट्रिक्स बोलूँ या ना बोलूँ, बताइए, बोलूँ कि या ना बोलूँ। तो सर ना बोलूँ, क्यों, क्योंकि सर ये दो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स के लिए हम लोग जानते हैं वन वन दो होना चाहिए, मतलब ये दो मैट्रिक्स नहीं है सर। अच्छा सर दूसरा एग्जांपल दीजिए तो आप लीजिए ना सर, 2 0 3, इसका 3 क्रॉस 1 का, क्या ये सर कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, खुली पूरा बोल सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्या सर ये रो मैट्रिक्स भी है, क्या सर ये रो मैट्रिक्स भी है, आप ही बताइए, आप बताइए, मैंने तो बोल दिया कि रो मैट्रिक्स क्या होगा, क्या ये रो मैट्रिक्स है। तो सर रो मैट्रिक्स में तो एक ही कॉलम, एक ही रो होता है, तो क्या यहाँ पे एक दो है, नहीं सर 3 रो है, तो क्या ये रो मैट्रिक्स है, नहीं है। तो क्या मेरे ख्याल से आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स समझ में आता है, समझ आता है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब यह है एक कॉलम होना चाहिए, रो मैट्रिक्स का मतलब है एक रो होना चाहिए, बस बातें हमारी खत्म होगी, इतना ही तो बात है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब एक रो, और दोनों में एक रो और एक कॉलम हो जाएगा तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसको आप निपटा दीजिए। चलिए ये बातें अगर आप लिख लिए तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। वीडियो के बीच में आप पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अच्छा अब सर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, एक चीज़ बताता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ समझिएगा आप, देखिए इसीलिए मैं आपको बोलता था कि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बेसिस पे हम लोग डिटर्मिनेंट खेलेंगे, डिटर्मिनेंट के साथ जो हम लोग खेल खेलेंगे वो मैट्रिक्स के बाद हम उसके साथ खेल खेलेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट्स जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। क्या मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो आपका आंसर येस और नो, आप बताइए क्या मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, येस और नो, तो आप सोच के बताइए कि येस और नो, ये बताइएगा आप, मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है कि नहीं। तो मैं आंसर दे दूँ वैसे आपको कि मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग नहीं निकालते, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे, पूरा मज़े में निकालेंगे उसका वैल्यू, लेकिन मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स बस एक फ़ोटो है, देखो और खुश हो जाओ, मैट्रिक्स क्या है, फ़ोटो है, बस देखो और खुश हो जाओ। देखिए यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल की बात करने का मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर matrix in which a square matrix in which a square matrix in which
Aij इक्वल टू 0 वेयर I नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच Aij इक्वल टू 0, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें Aij का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे 0 होना चाहिए, जहाँ पे I और J बराबर नहीं है। मतलब सर यहाँ बताता हूँ, देखिए जरा, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसके फिर और भी इस पे बात करेंगे हम अभी। एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूँ, अच्छा रुक जाइए, ये जो A इक्वल टू Aij जो बोला है ना, A इक्वल टू Aij, ये M क्रॉस M बोल देता हूँ, ठीक है। M क्रॉस या M क्रॉस, चलिए M बोल देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम दोनों हमको बराबर बोलना पड़ेगा, ठीक है। इज डायगोनल मैट्रिक्स, आपको ध्यान बस ये रखना है कि Aij का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे 0 होना चाहिए, जहाँ पे फॉर ऑल वेयर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, I नॉट इक्वल टू जे लिख दीजिए। तो ये बातें समझ आ रही है। अब जैसे देखिए, अभी आपको पूरी बातें समझा दूंगा, ये हमारी गारंटी है। यहाँ देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यहाँ देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना सर, कि मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जहाँ पे Aij का वैल्यू 0 होना चाहिए। Aij 0 होगा, लेकिन कहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे I और J बराबर नहीं होता है। तो सर I और J बराबर नहीं होता है, इसका सीधा मतलब सर I और J बराबर तो वहीं पे होता है कि जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होता है। देखिए ना सर, I और J यहाँ पे देखिए A11 A22 A33, ये सब में क्या I भी 1 है J भी 1 है, यहाँ पे देखिए I भी 2 है J भी 2 है, यहाँ पे I भी 3 है J भी 3 है। तो यही सब है सिर्फ बराबर, बाकी सभी जगह पे तो I और J बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि एलिमेंट जो होगा ना, अपना एलिमेंट जो होगा डायगोनल में होगा, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब 0 होना चाहिए, तभी उसको डायगोनल बोलिएगा। तो हमने बोला हाँ बेस, आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट जो होगा ना, यहाँ पे देखिए कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स है A11 A22 A33, इसको छोड़ के बाकी सब 0 होना ही चाहिए, ये मस्ट है 0। अगर उसमें से कोई भी एक 0 नहीं हुआ तो उसको हम जो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। मतलब सर देखिए, मतलब सर ये जो है ना, ये जहाँ पे I और J, बताइए क्या है, I और J बराबर है, I का वैल्यू 1 है J का वैल्यू 2 है, तो I और J बराबर नहीं है, तो ये भी 0 होना चाहिए। ये सर ये भी 0 होना चाहिए, ये सर ये भी 0 होना चाहिए, ये मस्ट है, 0 होना ही चाहिए। ये सर 0, ये वाला की बात करिए सर 0, ये वाला का बात करिए 0, ये सब तो मस्ट है। ये ऊपर का ये तीनों, नीचे का ये तीनों, ये तो 0 होना ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है इसने, ऐसा थोड़ी बोला कि I और J इक्वल टू 0 वेयर I और J बराबर होना चाहिए, इसमें नहीं बोला है। हाँ, तो क्या सर इसमें 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 0, लेकिन ऐसा इसने ये बोला है कि जहाँ पे I और J जहाँ बराबर नहीं है, वो तो मस्ट भी 0 होना ही चाहिए। वो अगर 0 नहीं हुआ तो डायगोनल नहीं बोलेंगे। जैसे सर एक एग्जांपल आप कराइए तो थोड़ा, तो हमने बोला ठीक है, लो एक एग्जांपल। जैसे देखिए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है सर? हाँ बिल्कुल है। क्यों सर? डायगोनल में देखिए ना, ये सब डायगोनल में है, तो इसमें 0, इसके बारे में हम नहीं बात की। इसने ये थोड़ी बोला कि डायगोनल में कुछ होना चाहिए, इसने ये बोला कि जहाँ पे I और J बराबर नहीं होगा। तो सर यहाँ पे I और J बराबर नहीं होते, यहाँ का वैल्यू क्या है, A21 है, और यहाँ पे क्या है सर, A12 है। तो I और J यहाँ भी बराबर नहीं, I और J यहाँ भी बराबर है, तो ये तो मस्ट भी 0 होना ही चाहिए। ये अगर 0 नहीं हुआ तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ। इसमें 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सारा 0 अगर ये भी 0 बना दूंगा ना, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें एक अलग ही स्पेशल केस हो जाएगा। जैसे मैं इसको भी 0 बना दिया, मान लीजिए मैंने ये बोल दिया कि लीजिए सर 0 0 0 0 ऐसे बता दिया, तो ये तो डायगोनल वाला को भी हमने क्या किया, 0 कर दिया। ये सब तो 0 होना ही चाहिए था, ये सब तो 0 होना ही चाहिए था, लेकिन इसको भी हम जो 0 बोल दिए, तो भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स तो बोलेंगे, लेकिन इसका एक अलग ही नाम है, उसको हम लोग 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायगोनल के लिए आप ये कह सकते हैं कम से कम एक 0 होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नहीं भी होगा तो भी हम लोग नहीं बोलेंगे, ये नहीं भी होगा तो भी हम लोग इसको डायगोनल बोल सकते हैं, लेकिन याद नहीं रखना है
कि डायगोनल नहीं, उसको फिर एक अलग ही नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। तो कम से कम एक तो जीरो मान के हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब और डीप में जाएंगे तो नहीं भी मान सकते, क्योंकि पूरा भी जीरो हो जाएगा, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका एक अलग नाम है, मैं अभी जस्ट पढ़ाऊंगा आपको, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा सर एक दूसरा एग्जांपल दीजिए, तो देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अरे क्या दिक्कत है भाई साहब, 2 0 0 0 0 3 0 0 0, ये सर डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ ये तो पूरा डायगोनल है, क्योंकि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, ये सब देख रहे हैं, सब का सब जीरो है। अगर इस सब में से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें से मैं इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा बदल के ऐसे अगर लिख दिया, इसी को मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि 2 0 3 और 0 2 0, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देता हूँ, 0 0 0, मान लीजिए हमने ऐसा कहीं लिख दिया, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस 3 की वजह से ये 3 ये जो है ना जीरो के बराबर नहीं है। अगर ये जीरो के बराबर हो जाता तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें से हाँ, जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं होगा उसको तो जीरो होना ही पड़ेगा, जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है वो उसको जीरो होना पड़ेगा। अगर वो जीरो नहीं हुआ तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। आपको ध्यान ये रखना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जहाँ पे ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन ए आई जे जीरो तब होगा जब आई और जे बराबर नहीं होगा। मतलब आई और जे बराबर नहीं होगा वहाँ पे तो ए आई जे जीरो होना ही चाहिए। अगर वो जीरो नहीं हुआ इसका मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया इतना, और इतना बातें आप लिखिए तो चलिए बढ़िया। इसको लिख दीजिए। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, अब देखिए ये जो एक एग्जांपल और लिख के दिखाते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल में क्या बोला है, डेफिनेशन है उसका कि डायगोनल में कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं होगा उसको जीरो होना है। तो लोगों ने सोचा है कि ऐसा है ना कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है उसको जीरो होना ही है, वो तो हम लोग जानते ही हैं कि वो जीरो होगा ही, तो हम लोग ऐसे क्यों लिखे, इसका एक अलग ही नोटेशन उन्होंने बना दिया। क्या बोला कि आप इस बात को हम ऐसे भी लिख देंगे, डायगोनल, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है तो आप ऐसे बोल दीजिए डायगोनल 2 3। बस डायगोनल 2 3 लिखने का मतलब ही हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हम इस जीरो जीरो को बार बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि जीरो जीरो तो हर बार आएगा। इसका मतलब एक और देखिए जरा यहाँ A = जैसे मैं ये बोल देता हूँ 3 0 0 2 0 0 0, मान लीजिए आपको 5 बोल दिए, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 × 3 का है। हाँ ये भी ध्यान रखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो उसमें डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बातें समझ आएगा कि हमने क्या बोलना चाहते हैं। अब देखिए जरा, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट्स जो लिख रहे हैं ना सिर्फ डायगोनल में लिख देते हैं। नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो नहीं है वो सिर्फ कहाँ पे है, डायगोनल में ही है। डायगोनल के अलावा सभी जगह पे क्या है, जीरो जीरो है। तो इसी बात को लोगों ने बोला कि इतना हम लोग बार बार इतना लिखेंगे, इससे अच्छा क्या है ना कि आपको डायगोनल में जो एलिमेंट लिखा है ना उसको बस लिख दीजिए। तो हम लोग ए मैट्रिक्स को ऐसे भी बोलेंगे, डायगोनल ऐसे बोलते हैं 3 2 5, या कई जगह पे आपको ये भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल 3 2 5, ठीक है। अब जरा ये बताइए, मैं आपको एक मैट्रिक्स बोल रहा हूँ कि आप लिख के दिखाइए हमको। मैं आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूँ कि आप उसको डायगोनल में लिख के दिखाइए। जैसे ए मैट्रिक्स हम आपको दे दिए कि सर ए मैट्रिक्स हम आपको देते हैं, लीजिए डायगोनल 2 0 3, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यह भी मैंने बोल ही दिया है, कॉमा दे दीजिए या नहीं भी दीजिए तो भी कोई 2
0 3 ऐसे भी बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स को लिखना है तो आप नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होगा ये कहाँ पे होगा, डायगोनल में। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है लिखे 3 2 5 3 2 5 सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट्स लिख रहे। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 3 सिर्फ डायगोनल का लिख रहे, बाकी सब नहीं लिख रहे। इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम तो जानते हैं बाकी जो भी है वो सब 0 होना है। बाकी क्यों नहीं लिख रहे ये आपको समझ आ रहा होगा। बाकी हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि इसके अलावा जितना सारा एलिमेंट है ना वो तो 0 ही होना है, क्योंकि 0 वो नहीं हुआ तो फिर डायगोनल होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ देखिए यहाँ पे इसका मतलब 2 0 3 लिखा है, इसका मतलब डायगोनल में एलिमेंट्स 2 है, 0 है, 3 है। नहीं, इसमें जितना एलिमेंट्स लिखा है आपको समझ आ रहा है, उसका ऑर्डर उतना ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। यहाँ देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, इसका मतलब इसका भी जो ऑर्डर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3 क्रॉस 3 का आने वाला है। इसका मतलब देखिए इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कैसे, 2 0 3 2 0 3, ये डायगोनल में लिख दिया। बाकी सब तो चुपचाप 0 लिख दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब तो बस चिपका दीजिए, यही हो गया। इसी डायगोनल को हम लोग ऐसे लिखे थे, तो इतना बड़ा लिखे या शॉर्ट में लिखे, तो लोगों ने शॉर्ट लिखना पसंद किया, तो ऐसे भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये बातें समझ में है? उसके बाद एक पॉइंट नीचे लिख दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे हम लिखवा ही दिए, डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना वो पॉसिबल होता है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है, अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या आप हमारी बातों का डायगोनल को समझ गए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो आप इसको लिख डालिए, इसको लिख दीजिए। चलिए इतना आप निपटा दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग 8वें पे बात करते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एलिमेंट जो होगा ना अपना सिर्फ डायगोनल में होगा। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एलिमेंट्स अपना कहाँ होगा, सिर्फ डायगोनल में होगा, बाकी सब एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो ही हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are equal. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called scalar matrix। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए A0 0 A बोल सकते हैं। मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे A है तो यहाँ पे A ही होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा तभी हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें हम ऐसे लिखते हैं 2 0 0 2, देख रहे हैं डायगोनल 2 है तो 2 है, तभी उसका बोलेंगे स्केलर। जैसे यहाँ देखिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आपको बस ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं
जिसमें डायगोनल का एलिमेंट जो हम लोग लिखते हैं ना, डायगोनल में जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हमेशा बराबर ही होना चाहिए। मतलब सर कि अगर सर हम 3 से शुरुआत करते हैं ऊपर में कहीं 3 लिख देते, ये भी 3 ये भी 3, ये 100% है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भाई साहब इसको स्केलर नहीं बोलेंगे। मतलब सर आप इसके बारे में आपको क्या कहना है सर, बताइए तो सर। ये वाला सर ये देखिए तो 4 0 0 4 3 0 0 0 4। अब बताइए सर इसके बारे में क्या कहना है आपका। ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या सर ये स्केलर मैट्रिक्स है? अब बताइए स्केलर मैट्रिक्स है? आप ही लोग बोलिए क्या स्केलर मैट्रिक्स है? तो जवाब है नहीं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है बताइए सर, क्यों नहीं है स्केलर मैट्रिक्स? क्यों? क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है सर? यहाँ देखिए सर, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, ये तो बराबर है। अरे भाई यहाँ देख, यहाँ क्या है 3 है। अगर ये 3 ना हो के ये 4 होता तो हम इसको बोलते स्केलर है। यहाँ अगर ये 3 ना हो के 4 होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर है। ये 3 ना, सॉरी ये 4 ना हो के 3 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए सर, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये डायगोनल तो सब बराबर है, तो क्या हम इसको स्केलर बोलेंगे? तो हम लोग बोले कि बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। अब सर ये भी स्केलर है क्या? हाँ बिल्कुल है, स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है भाई। अच्छा सर, सर ये बताइए कि सर ये क्या होगा? अब ये बताइए क्या सर ये स्केलर है कि नहीं? तो हमने बोला हाँ बिल्कुल है, स्केलर तो है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान ये रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि स्केलर का डेफिनेशन क्या है कि सारे डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए। तो डायगोनल में यहाँ 1 है, ये भी 1 है, 1 है, तो ये बराबर है, इसका मतलब स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक अलग ही नाम है, इसका एक अलग ही नाम है और बहुत काम की चीज़ है ये। इसका एक अलग ही नाम है और ये बहुत काम की चीज़ है। इसका एक अलग नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट मैट्रिक्स। जस्ट बात लिखूंगा तो आपको बस ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 हो जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, इसको स्केलर भी कोई बोले कि सर यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, तो हम बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, बढ़िया। हाँ सर ये बोले क्या स्केलर मैट्रिक्स को भी यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते, स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। सारे स्केलर को नहीं, हाँ 1 1 जहाँ पे हो जाएगा उसको हम लोग यूनिट बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए डायगोनल में ये क्या हो गया? ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 3 3 हो गया था, क्या हम इसको यूनिट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिए तो इतना, उसके बाद हम यूनिट मैट्रिक्स पे बात करते हैं आपको। अब लिखिएगा देखिए यूनिट मैट्रिक्स में कि ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements equal to यूनिटी बोले या इक्वल टू 1 बोल देते हैं, यूनिटी भी वही बात है। Equal to 1 is called unit matrix। अच्छा यूनिट मैट्रिक्स, अच्छा एक और बातें आपसे कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ये इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कई बार आपको ये भी दिख जाए कि आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स is denoted by iota, sorry, iota बोला, हो कैपिटल आई। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिनोटेड बाय कैपिटल आई। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है ना हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is denoted by कैपिटल आई एन। मतलब कोई यूनिट मैट्रिक्स है जो ऑर्डर n का है, यूनिट मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, को उसको हम लोग आई एन से डिनोट करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ऑर्डर टू का यूनिट मैट्रिक्स होगा, उसको किससे डिनोट करें, इज डिनोटेड बाय I2 बोलेंगे उसको। एंड यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिनोटेड बाय I3 बोलेंगे। यूनिट मैट्रिक्स जब 3 ऑर्डर का होगा तो उसको I3 से डिनोट करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स जब 2 ऑर्डर का होगा तो इसको I2 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब सर I2 अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये 1 0 0 1 है। नहीं, अगर मैं I3 लिखना चाहूँगा, ये 2 × 2 है, I3 लिखना चाहूँगा तो ये क्या है, ये 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि यूनिट मैट्रिक्स ये होता क्या है। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें सारा उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा ना वो 1 होगा तो वो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको आप लिख दीजिए तो पूरा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स, फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और फिर अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, अब लिखिएगा लास्ट में, कौन 10 नंबर था ना, n नंबर था, जीरो मैट्रिक्स, या इसी का एक और नाम है नल मैट्रिक्स। कैपिटल एन लिख दीजिए, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं नॉन मैट्रिक्स। बस इसका तो सिंपल सी बात है, ए मैट्रिक्स in which all the elements are equal to 0, is called जीरो मैट्रिक्स। ये लिख दिया कि मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। या ऐसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स कुछ ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है। ए मैट्रिक्स whose all elements are 0 is called जीरो मैट्रिक्स। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो भाई साहब उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 0 0 0 0, मान लीजिए ये कितना का इसका ऑर्डर हो गया, 2 × 2। क्यों, क्योंकि 2 2 है
और 2 कॉलम है। और बी वाला देखिए एक और मैट्रिक्स बनाते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर बोले तो 3 क्रॉस 3 है। ये सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में बस ध्यान रखना है कि उसका सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से ये समझ आया आपको। अब आप इसको लिख दीजिए। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरीके का होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। यहाँ लिखिए अब लिखिएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ट्रायंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर में आप लिखते हैं अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एम, या एम क्रॉस एम भी बोल सकते हैं, चलो एम क्रॉस एम। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम दोनों बराबर होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए जे एम क्रॉस एम इज कॉल्ड upper triangular, is called upper triangular अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बढ़िया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे जो होगा ना वो 0 होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन, फॉर ऐसे चलो फॉर ऑल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मतलब कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम होगा उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तब कहेंगे जब ए आई जे का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन वो 0 कब होना चाहिए? जब आई और आई का वैल्यू ग्रेटर देन जे होना चाहिए। अभी बातें आपसे हो रही थी आई बड़ा कहाँ होता है? नीचे होता है। आई बड़ा कहाँ होता है? नीचे होता है। इसका मतलब यहाँ देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको एक, चलिए पहले मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखा दूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी आपको ये लिख के दिखा दूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि आई और जे बड़ा कहाँ होता है। ये 3 क्रॉस 3 का। अब देखिए हमको क्या बोलता है कि आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए जे से, तो आई का वैल्यू कहाँ होता है बड़ा? देखिए यहाँ देखिए 2 और आई 2 है, जे क्या है 1 है। यहाँ देखिए यहाँ आई कितना है 3 है, जे कितना है 1 है। यहाँ पे आई 3 है, जे 2 है, तो इसका मतलब आई इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें बड़ा है, तो आई बड़ा जैसे ये नीचे है। इसका मतलब सर कि ए आई जे 0 होगा, लेकिन कहाँ पे 0 होगा? जहाँ पे आई का वैल्यू जे से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सर ये कह रहा है क्या कि इसको 0 होना चाहिए? इसका मतलब ये जो है ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है? ये 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि देखिए ना, ये तो बोल रहा है कि आई का वैल्यू क्या। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि आई का वैल्यू तुम 1 डालो, सॉरी आई का वैल्यू 2 डालो और जे का वैल्यू 1 डालो, तो ये क्या बन जाएगा? 821 हो जाएगा। तो ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तभी ना आई का वैल्यू देखिए बड़ा है जे से, तो 821 0। इसी तरीके से A31 बोलेंगे 0, A32 बोलेंगे 0। तो आपको ध्यान रखना है कि उन सारे एलिमेंट्स को 0 बोल देना है जो जहाँ पे आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए जे से। हाँ, इस वाले ने कुछ नहीं कहा, इसने डायगोनल के बारे में थोड़ी कुछ बोला था। डायगोनल में 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी इसको हम अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अब
प्रॉपर एग्जाम्पल इसका देते हैं। ये देखिए 5 0 3 ये मान लीजिए 4 है 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ये अपर ट्रायंगुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ना कि आई जहाँ पे बड़ा है जैसे, आई जहाँ पे बड़ा है जैसे, वो तो कंपलसरी वो मस्ट है 0 होना चाहिए, वो हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाले इसमें डायगोनल में भी 0 हो सकता है, ऐसा थोड़ी बोला कि डायगोनल में 0 होगा कि नहीं होगा, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो डायगोनल में 0 हो भी सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको ये बोला है कि ये तीनों होना चाहिए। अगर इस तीनों में से जहाँ पे आई का वैल्यू जे से बड़ा है, आई बड़ा है जैसे, इसका मतलब ये क्या है 8 to 1 है, तो 2 आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू क्या 1 है, तो 8 to 1 बड़ा है, ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई 0 नहीं हुआ तो फिर वो अपर ट्रायंगुलर नहीं होगा। इसको तो 0 होना ही होना है, अपर ट्रायंगुलर होने के लिए इसको 0 क्या मस्ट भी होना है। इसमें भी 0 हो सकता है, इसमें 0 हुआ, इससे हमको थोड़ी कोई मतलब। इसने बोला कि ये जो है ना, ये ट्रायंगल आप बना रहे हैं, ये जो आप ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ये इसको 0 होना चाहिए अपर ट्रायंगल। इसको आप लोग ऐसे भी बना देते हैं, इस डायगोनल वाले को भी इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको 0 होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल बना है ये 0 होना चाहिए नीचे वाला, ठीक है, तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखने का तरीका है कि जब भी अपर ट्रायंगुलर बोले ना, इसका मतलब एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स जो नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ ऊपर में होगा, नीचे में नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं होगा। डायगोनल के नीचे में नॉन जीरो नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल के नीचे हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। अच्छा, तो ये बातें आपको समझ में। अपर ट्रायंगुलर में किसको बोलते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर तब बोलेंगे कि जब ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 0 वहाँ पे होगा जहाँ पे आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए जे से। तो सर आई का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आई कितना है 2 है और जे कितना 1 है, तो आई देखिए ना बड़ा है ना जे से, तो ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। जहाँ भी आई का वैल्यू जे से बड़ा है वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप लिख लीजिए। उसके आगे हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल दूं कि अपर ट्रायंगुलर जब भी बोले तो आपको दिमाग में रखना है कि नॉन जीरो डायगोनल के नीचे का जो अपर ट्रायंगुलर बोले ना, तो डायगोनल के नीचे वाला 0, इसका मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना वो सिर्फ ऊपर साइड में आएगा, डायगोनल के ऊपर। देखिए यहाँ डायगोनल के ऊपर में ही नॉन जीरो है, इसमें 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 0 के अगर आप चाहिएगा कि 0 ना लिख के कुछ और लिखे तो आप नीचे नहीं लिख सकते, इस समय नहीं लिख सकते, इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। आप 0 के अलावा कुछ लिखना चाहते हैं तो हमेशा डायगोनल के ऊपर लिखिए या डायगोनल में लिखिए, ठीक है। अब सर इसको क्या हम इसको 0 कर सकते हैं? हाँ, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है, ये मस्ट भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 हो जाए तो हमको थोड़ी कोई दिक्कत है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको इसको ध्यान रखना है कि ये 0 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में। आप बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, मिटा देता हूँ, अब लिखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ 12 नंबर पे है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एम, जगह नहीं है भाई सब, इधर लिख देता हूँ एम क्रॉस एम, ठीक है, इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे 0 होना चाहिए फॉर ऑल सारे आई का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, आई का वैल्यू लेस देन होना चाहिए जे से, मतलब आई इस बार छोटा होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में क्या था, आई बड़ा था जे छोटा था, ठीक है। फिर एक एग्जांपल पहले आपको ये लिख के दिखाता हूँ कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सब तो मैं इतना बात लिखता हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना बार हम लोग लिखते हैं इसको। अब जरा यहाँ देखिए, ये बोलता है कि ए आई जे क्या होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ए आई जे 0 होगा, लेकिन वहाँ पे होगा जहाँ पे आई का वैल्यू छोटा होना चाहिए जैसे,
तो आप ही देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, आप खुद सोचिए, हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे, आप बताइए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए आई का वैल्यू क्या है 1 है, जे का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आपको आई बड़ा दिख रहा है जैसे, बोलिए सॉरी आई छोटा दिख रहा है जैसे, यहाँ देखिए आई का वैल्यू छोटा है जैसे, यहाँ देखिए आई का वैल्यू छोटा है जैसे, तो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि आई 2 है जे 3 है, आई 2 है जे 3 है, मतलब आई का वैल्यू 2 है जे का वैल्यू 3 है, तो 2 तो छोटा ही है ना, 2 बोलिए, यहाँ पे 3 बोलिए, कौन बड़ा है 3 बड़ा है, मतलब 2 छोटा है, तो इसका मतलब आई छोटा है जे से, तो ये एलिमेंट से ये एलिमेंट से ये एलिमेंट से, इसका मतलब सर ये बोला है कि ए आई जे 0 होना चाहिए, तब होगा जब यहाँ पे आई का वैल्यू छोटा होना चाहिए जे से। इसका मतलब सर इस बार ये बोलना चाहते हैं क्या कि ये सब जो लिखे ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, कि जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे से छोटा है उस सबको 0 होना ही होना है। सर इसके बारे में क्या कहना है आपका, इसके बारे में कुछ नहीं कहना, ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको तो 0 होना ही होना है। अगर इसमें से कोई भी एक 0 नहीं हुआ तो फिर ये लोअर ट्रायंगुलर नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी एक 0 नहीं हुआ तो फिर ये लोअर ट्रायंगुलर नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। देखिए यहाँ देखिए 3 0 0 या 5 3 0 2 0 5, ठीक है, ये देखिए क्योंकि ये सब तो मस्ट भी 0 है, ये 0 है 0 है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर 3 + 3 है, ये लोअर ट्रायंगुलर है। क्या सर ये बताइए ये लोअर ट्रायंगुलर है, तब बोलते पूछिए 0 0 0 3, चलिए 0 बोल देते 0 और 0 4 3 2, सर क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है, तो हम बोले कि अच्छा लोअर ट्रायंगुलर पूछ रहे हैं, आप बताइए सर लोअर ट्रायंगुलर कब होता है। तो सर लोअर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन क्या बोला कि लोअर ट्रायंगुलर बोला कि ए आई जे 0 होना चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है ए आई जे 0 होगा, लेकिन कहाँ पे 0 होगा, फॉर ऑल आई का वैल्यू जहाँ पे छोटा होना चाहिए जे से, जहाँ पे आई छोटा होगा जे से। तो सर आई छोटा जे कहाँ से होता है, यहाँ होता है, यहाँ का वैल्यू क्या होता है 8 2 1 सॉरी 1 2 होता है, तो यहाँ पे आई छोटा है जे से, यहाँ भी होता है आई छोटा है जे से, यहाँ भी आई छोटा है जे से, तो ये सब तो 0 है। इसने बोला था ए आई जे 0 होना चाहिए जहाँ आई छोटा हो जे से, तो ये सब तो 0 है, तो बस ये पूरा 0 हुआ, इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर है, हमको आगे कुछ देखना ही नहीं। सर यहाँ भी 0 है सर, यहाँ डायगोनल में कोई दिक्कत नहीं, वो 0 हो सकता है, ये इसको भी मैं 0 कर दूंगा तो भी ये लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, तो भी ये लोअर ट्रायंगुलर है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही है कि हमको बस लोअर ट्रायंगुलर में देखना है कि लोअर ट्रायंगुलर उल्टा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहला 2 तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर लोअर ट्रायंगुलर बोले इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा ना, जो 0 नहीं होगा वो नीचे में सिर्फ होगा, ऊपर में हमेशा 0 होगा। जब अपर ट्रायंगुलर बोले इसका मतलब नीचे में हमेशा 0 होगा, ऊपर में एलिमेंट्स होगा, या ऐसे याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, आप ऐसे याद रखिएगा कि अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वाला जो एलिमेंट्स होगा ना वो 0 होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसको होना ही चाहिए। देखिए तो आप इसको लिख दीजिए, सारी बातें आप इसको अच्छे से लिखिए तो बढ़िया। और ये हो गया, ये सारी बातें हमारी हो गई। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ना ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अपना हो गया है। उसके बाद हमको ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ना है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमको करना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हमको बात करना है। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक तो आज हम बात कर ही लेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाकी आप इसको लिखिए उस पर हम बात करते हैं। फिर आगे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरी था, ये सब नहीं आएगा तो फिर आगे हम सांस नहीं ले सकते। अब देखिएगा हेडिंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, बढ़िया। अब इसके ऑपरेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, 2 मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कब होगा। देखिए जब लोगों ने देखा कि जब मैट्रिक्स जब बना ना, मैट्रिक्स बना तो जब मैट्रिक्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानने लगा तो लोगों के दिमाग में आया जो हम लोग ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन पढ़े हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़े हैं, तो ये सब ऑपरेशन क्या हम मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं। तो लोगों ने सोचा कि हाँ लगा सकते हैं, तो उसका उन्होंने एक अलग रूल दिया कि इस तरीके इस रूल का यूज करके आप उसको लगा सकते हैं।
जैसे एडिशन वाले में क्या बोला है कि दो मैट्रिक्स को बोला है उसने एडिशन तब करिएगा कि जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग तब जोड़ सकते हैं जब उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो उस मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते। जैसे सर एक मैट्रिक्स मान लीजिए 2x3 का है और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए 3x2 है, तो क्या ये 2x3 और 3x2 दोनों का ऑर्डर सेम है? तो नहीं है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं जोड़ सकते। कि जब भी ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग जोड़ते हैं। घटाना भी होगा तो जब भी ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग घटा भी सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाँ, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है? जब उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन आज हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। पहला लिखेगा उसमें इक्वालिटी ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। बड़ी एक सेकेंड। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उस पर हम जस्ट अभी बात करते हैं आपसे। देखिए, टू मैट्रिक्स इक्वल if they have same order मतलब कह रहे हैं कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा इफ दे हैव सेम ऑर्डर। मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब उनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और पहला बात है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑल्सो ऐसे चलो, टू मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ठीक है। बातें देखिए, अभी जस्ट आपको समझ में आएगा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इस बातें से आपका क्या मतलब, जैसे ए मैट्रिक्स मान लीजिए हम ये बोल दिए 2x3, या ऐसा बोल देते हैं A11 A12 और A21 A22। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी बोल देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब मैं आपसे बोलूँगा कि ये बोलिए कि ए मैट्रिक्स बराबर है बी मैट्रिक्स के, तो आप मानेंगे क्या? तो सर पहले देखिए सर, हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर कितना 2x2 का है, इसका ऑर्डर 2x3 का है। तो क्या मैं ये बोलूँ कि ए मैट्रिक्स बराबर है बी मैट्रिक्स के, तो आप बोलेंगे हाँ बराबर है। तो आप बोलिएगा सर बराबर नहीं, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? कभी बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ये 2x2 का, ये 2x3 का है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, पहला चीज़ आपको दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सर इसमें इसके ये बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसके हम आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे बात क्यों करें? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल वो तब होगा ना जब ये दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। तो कह रहे वाह सर, तो इसका मतलब क्या सर? ये कि अगर मैं ए बोलता हूँ A11 A12 A21 A22, ठीक है, और बी मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर 2x2 का हो गया। बी मैट्रिक्स में बोल देता हूँ B11 अब B12 और बी में 21 बी में 22, ये बोल दिए। ठीक है, और ये 2x2 का। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या यहाँ पे पॉसिबल है ए मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स के? तो बोलते हैं ठीक है सर, हम बताते हैं आपको पॉसिबल है कि नहीं। तो पहला चीज़ सर हम ऑर्डर देखते हैं। पहला जब भी मैट्रिक्स को आपको इक्वल दिखाना हो तो पहला काम क्या करिएगा, ऑर्डर देखिए क्या ये दोनों का ऑर्डर सेम है। तो सर यहाँ भी 2x2 है, यहाँ भी 2x2 है, इसका मतलब सर ऑर्डर तो इसका बराबर है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये तो सर अभी तक तो सेम दिख रहा है।
कि जब ऑर्डर सेम है तो इसको इक्वल हो सकता है, हाँ इक्वल हो सकता है, लेकिन अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला जो है ना ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक है, ये स्टार बनाते हैं तो ये वाला करस्पॉन्डिंग हो गया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये 1 1 है और ये क्या B11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। फिर ये वाला जो है ना ये टिक करते हैं टिक, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, तो ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं अभी जस्ट देखिए ना क्या बनाता हूँ कि ये मैं बोल रहा हूँ कि A11 और ये हो जाएगा A12 A21 A22, ठीक है, ये बराबर होगा B11 B12 B21 B22। अगर ये बराबर है इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि A11 जो है ना A11 ये बराबर होगा किसके, B11 के, ठीक है। A12 जो है ना ये बराबर होगा B12 के, और A21 जो है ना ये बराबर होगा B21 के, और A22 जो है ना ये बराबर होगा B22 के। अगर ऐसा है ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है इसका मतलब इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे। तो आप इतना बातें समझ गए, तो इतना बातें लिखिए, फिर एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। तो लिखिए इतना बातें, देखिए एक और एग्जांपल करवाते हैं आपको। जैसे ए मैट्रिक्स मान लीजिए 3 ऑर्डर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 क्रॉस 3 का है। दूसरा बी मैट्रिक्स मान लीजिए B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और B33, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये बराबर तो हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये बराबर है B के, इसका मतलब A11 और A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये बराबर ये 3 क्रॉस 3 है और ये बराबर हो जाएगा B वाले के। तो B में क्या है B11 B12 B13 और B21 और B22 B23 B31 और B32 B33, ठीक है। ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर तभी होगा जब मैं आपको बोला था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये वाला ये करस्पॉन्डिंग ये बराबर होना चाहिए, सब का सब, ये एलिमेंट्स इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। हमेशा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि A11 बराबर होगा किसके, B11 के, ठीक है। फिर क्या होगा A12 बराबर होगा किसके, B12 के। फिर क्या होगा A13 बराबर होगा किसके, B13 के। अगर ये सब भी बराबर है, ऑर्डर सेम तो होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तभी बोलेंगे जब उसका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उसके एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तभी बोलेंगे उसको। जैसे A21 ये बराबर होना चाहिए B21 के, A22 बराबर होना चाहिए B22 के, A23 बराबर होना चाहिए B23 के, A31 बराबर होना चाहिए B31, ठीक है। A32 बराबर होना चाहिए B32 के, ठीक है। और A33 बराबर होना चाहिए B33 के। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल है। सिंपल सा बात एक हम आपसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा एग्जाम्पल, अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे इसका लेवल। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि x और 0 ये बराबर है 2035, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड x
तो आपको x बताना है। तो देखिए सर, ये दो मैट्रिक्स का बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होगा जब इसका ऑर्डर 2x2 का ये भी है, ये भी 2x2 का है, तो ऑर्डर सेम है, तो ठीक है, ऑर्डर सेम है। तो पहला काम तो हो गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल, किसी भी दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। पहला कि ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। तो सर ऑर्डर 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, तो इसका मतलब ऑर्डर तो सेम हो गया, पहला बात हो गया। दूसरा बात है अगर इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। तो यहाँ देखो 0 0 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, यही आंसर है। अब अगर आप इस x की जगह पे देखो ना, अगर 2 लिख देते, क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 है 2 है, 0 है 0 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो x का वैल्यू 2 हो गया। तो लिखे थे इतना, इतना लिखे। उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, और हम लिखिए इतना। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं और बाकी क्वेश्चन होमवर्क कर देंगे हम। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम the matrix equation। चलो following matrix equation। मैट्रिक्स दिया हुआ है 2a प्लस बी, ये दिया 2a माइनस बी, ये दिया 5c माइनस डी, क्या दिया ये 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d, ठीक है। ये बराबर है 4 माइनस 3 11 24, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 11 23, ये है ना 23 24 है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, एक करके दिखाते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो पहला बात कि दोनों का ऑर्डर देखो, तो यहाँ भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो ऑर्डर सेम है तो बराबर है, ठीक है। ऑर्डर सेम है तो बराबर कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो 2a प्लस बी किसके बराबर होगा, 4 के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी तो बराबर करेंगे, तो 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 4, पहला इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर -3, 2a माइनस बी बराबर -3, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा हो जाएगा 5c माइनस डी बराबर 11 हो जाएगा, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4c और प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 24, ये हो जाएगा चौथा इक्वेशन। आइए बारी बारी से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम अपना आंसर निकालते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, क्योंकि जैसे जोड़ेंगे प्लस माइनस बी कट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए 2a और ये 2a जोड़ लो, 4a हो गया, देखो ना 2a और ये भी 2a, ये जोड़ेंगे तो 2a 2a कितना हो जाएगा 4a, और b और b यहाँ प्लस b माइनस b जोड़िएगा तो ये खत्म हो जाएगा। 4 गो में 3 -3 जोड़िएगा, 4 में प्लस -3 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 -3, और 4 -3 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया 1/4 आ गया, a का वैल्यू कितना आया 1/4, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि a का वैल्यू निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू डाल दीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में 2 इंटू a, 2a यहाँ देखो a का वैल्यू 1/4 और प्लस b बराबर 4 है, तो इससे काटोगे तो 2 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा
4 माइनस ये 1/2 इधर आएगा, तो 2 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 7/2। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। सही जा रहे हैं ना, 2 से कटे 1/2, ठीक है। 4 दूना 8, 8 माइनस 1 7/2 सही है। ऐसे आंसर हम मेरे पास है शायद, बढ़िया। ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू 7/2, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने तो यहाँ देखिए +3d दिख रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ भी -3d हो जाए तो पड़ जाएगा। तो -3d के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में 3 से गुना कर देते हैं और इक्वेशन 4 को जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 3 में इंटू करा देते हैं 3 से, अब प्लस कर देते हैं इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 3 जो है ना उसमें 3 से गुना कराओ, 3 से गुना करोगे इसमें 5 दिया 15 हो जाएगा। अब माइनस में 3d हम आराम से जोड़ देते हैं, देखो इसको जोड़ो, अब ये हो जाएगा 4c 3d। देखो राइट वाला राइट के साथ 11 तिहाई 33, 33 में ये 24 जोड़ेगा, तो ये 3d कट जाएगा, तो 15 4 19, 19c हो जाएगा। और इसको तुम जोड़ोगे 4 3 7, 3 2 5, तो 19 तिया 57, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। c का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। और किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, हम 4 में डाल देते हैं, तो 4 में डालते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 अच्छा 3 में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, 4 में डाल देते हैं, माइनस हटाने के लिए 4 में चलो डाल देते हैं। तो 4 में डालेंगे तो 4 × 3 + 3d और इक्वल टू 24। तो देखो 4 तिया 12, 3d बराबर हो जाएगा, देखो 24 में से ये 12 घटेगा तो 12 हो जाएगा, ये 12 को उधर भेजोगे तो -12 हो जाएगा, तो 24 में से 12 घटेगा 12, और 3 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, d बराबर 4। तो देखिए हमारा सारा का सारा आंसर आ गया। ए का वैल्यू आया 1/4, बी का वैल्यू आएगा 7/2, सी का वैल्यू आएगा 3 और डी का वैल्यू हो गया 4, और यही अपना इसका आंसर हो गया। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को छाप लीजिए और छापिए, उसके बाद बात करते हैं आपसे। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन होमवर्क आपको लिख देते हैं और अब बनाइएगा, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। होमवर्क लिख देता हूँ। क्वेश्चन में है मेरे पास, कह रहे हैं कि इफ x और 3x - y, x और 3x - y, और ये 2x + z, और ये 3y - ओमेगा, ठीक है। और ये बराबर है 3 2 4 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड ओमेगा। दूसरा है इफ x + 3 z + 4 और 2y - 7, ठीक है। और ये 4x + 6 और ये है a - 1 और ये है 0, और फिर हो गया आपका b - 3 और फिर हो गया आपका 3b और फिर हो गया यहाँ पे z + 2c।
जेड प्लस 2c, और ये बराबर हो गया 0 0 6 6, और ये 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, और ये 2 है, ये -2 है, z मत समझिएगा, और ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 2c प्लस 2, और ठीक है, और ये 2b प्लस 4, 2b प्लस 4, और ये है माइनस का 21, और फिर 0, और हमसे पूछ रहे हैं कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए बी सी obtain the value of a b c x y and z, ये हमको बताना है। ए बी सी और एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको बताना है। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए और फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। आप सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग इसके आगे और बढ़िया पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि बस मेरा पूरा कंप्लीट लेक्चर देखते जाइए, आपको कहीं पे कोई चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। मैट्रिक्स में जितना सारा आपके सिलेबस में मैं हर वो चीज़ पढ़ा दूंगा, एक एक छोटी छोटी बातें मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।